हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आपके पास फिर से आए हैं HCH का पेशेंट एजुकेशन सीरीज लेकर। और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है रीढ़ की हड्डी का ध्यान कैसे रखें। रीढ़ की हड्डी बोलते ही एक बहुत बड़ा आता है कि यार ये तो बहुत ही नाजुक और एट द सेम टाइम बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है हमारी बॉडी में। तो आज रीढ़ की हड्डी की हेल्थ या स्पाइन की हेल्थ के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग सक्सेना। डॉक्टर अनुराग सक्सेना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली में न्यूरोसर्जन है। इन्होंने अपनी MBBS और MS MGM कॉलेज इंदौर से किया है और उसके बाद अपना MCH यानी कि सुपर स्पेशलाइजेशन न्यूरो सर्जरी में मोस्ट प्रेस्टिजियस GB पंत कॉलेज जो है दिल्ली में उससे किया है। Then he has got trained in UK and he has done his FRCS in neurosurgery from Royal College of Surgeons of Edinburgh. He has more than 20 years of experience in managing patients on spinal injuries, spinal surgeries, and is one of the most advanced spinal surgeons in the country. I welcome you, Dr. Anurag. Thank you, Dr. Gaurav. Thank you so much. I would request the organizers to put me as a presenter so that I can share the screen. Sure, we'll do that. So, Dr. Anurag, we'll start with the basics. आप पहले ये बताइए कि रीढ़ की हड्डी के बारे में बहुत बातें सुनते हैं, बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत मिथ्स भी हैं, पर ये रीढ़ की हड्डी है क्यों अल्टीमेटली? Why this vertebral column is there and what role does it play? Exactly. So this is a very important question, or this is a very basic question. So you have to understand this question very well, and उसका आंसर आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी में सारा इस बेसिक को समझने के बाद में आपको सारा कमर दर्द और उसका ट्रीटमेंट और उसके लिए क्या हमको एहतियात रखना है, क्या सावधानियां रखना है, सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो जिसको हम कमर कहते हैं या रीढ़ कहते हैं या बैक कहते हैं, उसको बेसिकली वो स्टार्ट होता है फ्रॉम योर स्कल, जहाँ आपका सर खत्म होता है, जो आपकी गर्दन की हड्डी है, उससे लेके जो पीछे टेल बोन होती है, ये पूरी एक स्पाइन जिसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी, जो सेंटर में बनती है, जो एक बोनी कॉलम है। ये 33 बोन्स को मिला के एक कॉलम बनता है। इट्स लाइक अ पिलर which on which all the muscles comes and attach. साइड से जो मसल्स आती हैं वो इस बोनी कॉलम पे अटैच होती हैं। ये 33 जो बोन्स होती हैं, दे आर वर्टिब्रास। इनको हम वर्टिब्रास कहते हैं, और ये वर्टिब्रास एक दूसरे से जुड़ी होती हैं फैसेट जॉइंट्स के माध्यम से। जब तक प्रेजेंट मैं आपकी स्लाइड चालू करूं, इफ आई कैन एक्सप्लेन, इफ आई यू कैन सी दिस। सो दिस इज, ये आपकी वर्टिब्रा है, और पीछे के जो जोड़ हैं ये फैसेट जॉइंट्स कहते हैं। इन दोनों वर्टिब्रा के बीच में आपको जो दिखता है एक लचीला पदार्थ होता है जिसको हम डिस्क कहते हैं। सो इससे एक स्प्रिंग जैसी एक बॉडी में स्ट्रक्चर बनता है, जो फ्रंट में बैकवर्ड्स हमारे को हर डिग्री का मोशन देता है, जिससे हम आगे झुक सकते हैं, पीछे बेंड हो सकते हैं, साइड में ट्विस्ट कर सकते हैं। कुदरत ने, नेचर ने जो सीधा खड़े रहने का जो हमारे को वरदान दिया है, वो उसमें स्पाइन का बहुत बड़ा रोल है। और उसके कारण भी एक समझने की बात है, क्योंकि हम जिंदगी भर सीधे खड़े रहते हैं, सीधे बैठते हैं, सीधे चलते हैं, ग्रेविटी का इफेक्ट हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे सबसे ज्यादा होता है। उसका काम ना केवल हमारे को खड़ा रखना है और हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है, उसका दूसरा काम है वेट ट्रांसमिशन। सो आपका जितना वेट है वो स्पाइन के थ्रू, सेंटर के थ्रू जाके, आपके पैरों के थ्रू जाके नीचे जमीन पे जाता है। सो वेट ट्रांसमिशन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पाइन। नाउ स्पाइन का जो हमने अभी आपको जो रीढ़ की हड्डी के बारे में बताया, और जो स्पाइनल कॉलम जिसको हम कहते हैं, दे आर सेट ऑफ 33 बोन्स व्हिच आर स्टक टुगेदर। सर्वाइकल, पीछे की जो आपके चेस्ट के पीछे की जो बोन है जिसको हम थोरेसिक स्पाइन कहते हैं। उसके अलावा जो आपका कमर है, जो पीछे खास जहाँ पे तकलीफ लोगों को होती है, उसको हम लंबर स्पाइन कहते हैं। और फिर जो आपके पेल्विस का जो पार्ट रहता है, जो आपका कूल्हे की हड्डी जहाँ पे आके जुड़ती है, उसको हम सैक्रम कहते हैं। तो ये हमारे पार्ट हो गए, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर एंड सैक्रम पार्ट। ये तो मेडिकल लैंग्वेज और टर्म हो गई। तो ये जो बोन्स हैं, ये बोन्स का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये ट्यूब बनाती है। इन बोन्स के अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड के लिए एक ट्यूब बनती है जिसको हम स्पाइनल कैनाल कहते हैं। इसमें स्पाइनल कॉर्ड रहती है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है जो आपके ब्रेन का एक्सटेंशन है, जो मेन नस है जिसको बड़ी नस भी कहा जाता है, जो आपके पीछे ब्रेन से चलती है, और ये नीचे ही अंदर एक ट्यूब नुमा, उसमें से ये केबल जैसी वायर जाती है जो ट्रांसमिशन करती है हमारी सेंसेशंस का सीधे ब्रेन को। और ब्रेन के कमांड, जैसे मैंने हाथ हिलाया या मैं बोल रहा हूँ, मैंने गर्दन हिलाई, ये सारा कमांड लेके जाती है। ये स्पाइनल का फंक्शन है, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है। इसी स्पाइनल कॉर्ड में से नर्व्स निकलती हैं हर वर्टिब्रा के लेवल पे,
जो आपके हाथों को, आपके चेस्ट को, आपकी एब्डोमेन को और आपके लेग्स को सप्लाई करती है। सो जब भी आपके स्पाइनल नर्व्स में प्रॉब्लम आती है, आपके सर्वाइकल, जो अब आप कहते हैं कि मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, मतलब कि आपके बोन्स में तो प्रॉब्लम आ ही रही है, जॉइंट्स में आ रही है या डिस्क में आ रही है, कभी कभी ये नर्व्स जो निकल रही हैं वो उनके अफेक्ट होने के कारण ये पेन हाथ में आ जाता है, जिसको हम पैरों में शियाटिका कहते हैं, या इसमें हम सर्वाइकल का पेन हाथ में आना कहते हैं। जब ये चीज पैरों में होने लगती है, जो लंबर स्पाइन है उसमें होने लगती है, तो जो नर्व्स आपकी पैरों में जा रही होती हैं, अगर वो दबने लग जाए या वो इरिटेट होने लग जाए तो आपको पैरों में दर्द होता है, जिसको कॉमनली हम स्लिप डिस्क या शियाटिका कहते हैं। सो ये स्पाइन का स्ट्रक्चर है और इसमें फिर मसल्स आके जुड़ती हैं। तो जब भी आप किसी भी स्पाइनल स्पेशलिस्ट के पास आते हैं कि आपको कमर का दर्द है या आपको पैरों में दर्द जा रहा है, तो हमको ये समझना पड़ता है आपका दर्द बोन से आ रहा है, आपका दर्द जो जॉइंट्स हैं, स्पाइन के जो वर्टिब्रा के जॉइंट्स हैं उनमें से आ रहा है, कहीं आपका दर्द जो है स्लिप डिस्क होने के कारण तो नहीं आ रहा है, कहीं आपका दर्द जो मांसपेशियां आपके पीछे जुड़ रही, जो हमारी कमर बनाती है, बैक बनाती है, उससे नहीं आ रहा है। सो कहने का मतलब ये कि जो आपका पेन है वो मल्टीफोकल हो सकता है, ये किसी एक में से आ सकता है या इन सब के कॉम्बिनेशन से आपका पेन आ सकता है। तो जब तक हमको ये कारण नहीं पता पड़ता तब तक हम आपके पेन का इलाज नहीं कर पाते। So we have to find out what exactly is the structure from where your pain is coming from. So, डॉक्टर सक्सेना, आपने बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये हमारा पिलर है जो हमें खड़े होने के लिए, हम कहते हैं ना, मैं रीढ़ की हड्डी मेरी ठीक है तो ही मैं खड़ा हो सकता हूँ, राइट। पर इस रीढ़ की हड्डी पे इतना ज्यादा दारोमदार है हमें खड़े करने का, हमारे वेट का, तो इसके कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इस रीढ़ की हड्डी में होनी शुरू हो जाती है? देखिए, एक तो जो इनएविटेबल है, जिसको हम कहते हैं कि जिसको रोका नहीं जा सकता है, वो है उम्र। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ऑब्वियसली जो डिस्क है, जो दो वर्टिब्रास के बीच में एक लचीला पदार्थ होता है जो शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करता है, उसमें से नमी की कमी होने लगती है, पानी की कमी होने लगती है और वो सूखने लगती है। तो उसके कारण जब वजन पड़ता है तो वो डिस्क दबने के कारण स्लिप हो जाती है। अगर वो बाहर की तरफ स्लिप होती है तो इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब वो अंदर स्पाइनल नर्व्स की तरफ स्लिप होती है तो नर्व्स को दबाती है। तो सबसे कॉमन जो बैक पेन में हमारे पास में पेशेंट्स आते हैं, वो आते हैं कमर दर्द को लेके, जो कई बार स्लिप डिस्क के कारण होता है। स्लिप डिस्क के कारण शियाटिका भी आपको हो सकता है, जो पैरों में दर्द जाता है। जो कमर दर्द है, जो आपका पूरा पैरों तक, घुटनों तक जा रहा है या पैरों की उंगलियों तक जा रहा है, उसको शियाटिका कहते हैं। दूसरा जो दर्द होता है, जो स्पेशली जो लेडीज में हमको देखने को मिलता है, फीमेल्स में आफ्टर सर्टेन एज, जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, या पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस के कारण हम जमीन पे बैठ के काम करना है, या आगे झुक के झाड़ू लगाना, या भारी वजन उठाना, और इन चीजों के कारण जो जोड़ होते हैं स्पाइन के, वो खराब होने लग जाते हैं। जैसे आपके घुटने खराब होते हैं, एग्जांपल देने के लिए, जैसे आपको नी का रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। तो जब ये जोड़ खराब होने लग जाते हैं तो ये बढ़ने लगते हैं, और ये जब बढ़ते हैं तो इनमें ऑब्वियसली दर्द होता है, इनमें बैक पेन चालू हो जाता है, जिसको हम फैसेटल जॉइंट पेन कहते हैं। तो ये बैक पेन बहुत कॉमन होता है, बट इट इज लार्जली सीन इन ओल्डर जनरेशन, ओल्डर पीपल, मतलब 50 प्लस के में होता है, जो अपनी स्पाइन का ध्यान शुरू से रख रहे होते हैं। तो आई हैव सीन 70-75 ईयर ओल्ड पीपल हु आर एब्सोल्युटली हेल्दी, उनको स्पाइन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं तो ऑब्वियसली ये पेन हमको 45, 50, कई बार 40 इयर्स, 30 इयर्स में भी देखने को मिल रहा है आजकल। आप म्यूट पे हैं डॉक्टर गौरव। सॉरी, मैं ये कह रहा था कि इसको प्रिवेंट करने के, इससे बचने का कोई तरीका है या उम्र के साथ ये सबको होना ही है? देखिए, उम्र के साथ सबको होना है नेचुरली। जैसे हर आपकी बॉडी एज करती है तो एज के एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी हर ऑर्गन में आती हैं। आंखों में कैटरेक्ट होना, हाथ में जोड़ों में प्रॉब्लम्स होना, वैसे स्पाइन इससे अछूती नहीं है। तो स्पाइन तो ऑब्वियसली स्पाइन में भी प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। लेकिन हम जो आगे बढ़ के जो बचाव या हम जो सारी चीजें कर सकते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर सकते हैं और अपनी स्पाइन को लचीला रख सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं कि अगर हम रेगुलर अपने वेट को मॉडिफाई करें, मल्टीपल चीजें हैं, अगर हम पीपीटी चालू कर पाए तो मैं डिटेल में भी बता सकता हूँ। ऐसी काफी चीजें हम कर सकते हैं जिससे हम इस डिजीज प्रोसेस को या इस एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। अगर हम एक हेल्दी हैबिचुअल और लाइफस्टाइल अगर हम सीख जाएं, पार्ट ऑफ लाइफ बना लें अपना, तो ये जो प्रॉब्लम्स हम आजकल 30-40 इयर्स के एज में देख रहे हैं, वो आपको 70-75 इयर्स तक भी परेशान नहीं करेगी। सो द होल आइडिया इज टू गिव यू अ वेरी प्रोडक्टिव लाइफ।
द हेल्दी लाइफस्टाइल जो आप अडॉप्ट करेंगे, या स्पाइनल हेल्थ जिसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि अगर आपको एक बार कमर दर्द चालू हो गया जो कि परमानेंट है, तो इट्स गोइंग टू इंक्रीज। अगर कोई डिजेनरेटिव डिजीज के कारण है, स्लिप डिस्क के कारण है, जॉइंट के कारण है, तो ये रुकेगा नहीं, ये बढ़ता जाएगा। तो अगर हम उसको शुरू में प्रिवेंट कर सकें या उसको कंट्रोल कर सकें, तो ऑब्वियसली जो आपकी प्रोडक्टिव लाइफ है, आपकी जो लाइफ है, यू कैन लिव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव सिग्निफिकेंटली। डॉक्टर अनुराग, आप लगाना चाहेंगे अपनी प्रेजेंटेशन? यू हैव गॉट द राइट स्टॉप। ओके, इसमें तो नहीं आ रहा है। आप को होस्ट हैं तो कर सकते हैं। इसमें शेयरिंग का, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन आता है जो शेयर नीचे जाके आप देखेंगे तो शेयर का आइकॉन है, उस पर करेंगे तो आ जाएगा। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट। अब आ गया। मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? नहीं अभी, यस नाउ इट इज, यस। तो काफी चीजें तो हमने डिस्कस कर ली हैं, मैं क्विकली गो थ्रू करता हूँ। तो ये हमारी स्पाइन है, जैसे मैंने आपको बताया था 33 बोन्स हैं, उसके जॉइंट्स हैं, बीच में डिस्क है, वहां से निकलती नर्व, ये जो नर्व्स निकल रही हैं ये नर्व्स है, ये जॉइंट्स हैं जो फैसेट जॉइंट्स हैं, ये हमारी बोन है, वर्टिबल बोन, और बीच में ये डिस्क है। और एज के साथ में ऑब्वियसली स्टिफनेस और एजिंग प्रोसेस होता है। ये एक एमआरआई, जब आपने, काफी लोगों ने एमआरआई कराया होगा जो जो सुन रहे होंगे या जो इंटरेस्टेड होंगे इन चीज में, तो एमआरआई कैस में क्या देखना रहता है हमारे को, ये हमारी वर्टिब्रास है, मतलब बोन्स हैं, ये डिस्क है, ये हमारा वर्टिबल कॉलम है पूरा, ये हमारी बैक है, जो हम कमर, जहां पे हम हाथ लगाते हैं तो नकल्स फील होते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड है जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, आसपास ये जो व्हाइट है ये फ्लूइड है जिसको हम स्पाइनल कैनाल कहते हैं। तो ये इस बोनी स्पाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, स्पाइनल कैनाल को प्रोटेक्ट करना, एक ट्यूब बनाना जिसमें स्पाइनल कॉर्ड जा सके और स्पाइनल कॉर्ड में से नर्व्स निकल सके। और ये मसल्स आके जुड़ती हैं राइट फ्रॉम जहां पे आपका गर्दन चालू होती है टिल द टेल बोन, ये सारी मसल्स आके जुड़ती हैं। तो कहने का मतलब है कि दर्द आपका कहीं पे भी इन किसी भी स्ट्रक्चर से आ सकता है। कमर दर्द इंपॉर्टेंट क्यों है? कमर दर्द इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो अभी रिसेंट स्टडीज हुई हैं और पुरानी स्टडीज में भी बताया है कि 10 में से 8 लोगों को, तो अगर हम जितने भी लोग सुन रहे हैं उसमें से 80% लोगों को कभी ना कभी इतना सिग्निफिकेंट पेन होता है, दर्द होता है, कि उनको शरीर को बाहरी मदद की जरूरत पड़ती है, आउटर हेल्प, मतलब कि वो आउटर हेल्प क्रोसिन की गोली भी हो सकती है या मेजर स्पाइन की सर्जरी भी हो सकती है। और इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे बहुत ज्यादा, यूके में जो स्टडीज हुई हैं उसमें मिलियंस, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस का लॉस होता है सोसाइटी को, क्योंकि आपको छुट्टी लेनी पड़ती है। कई वर्किंग मेंबर्स होते हैं, वो एक एक 5-5 6-6 दिन छुट्टी लेनी पड़ती है, किसी को स्पाइन सर्जरी करानी पड़ती है, उसको लंबा समय तक रिहेबिलिटेशन लगता है किसी किसी को। तो ऐसे में जो प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी होते हैं, जो वो काफी कम होते हैं, सोसाइटी को भी काफी हार्म होता है इससे। बैक पेन के कारण क्या है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट कारण हमको पता नहीं है, क्योंकि बैक एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। केवल एक स्ट्रक्चर को आप कमर नहीं बोल सकते कि ये मेरी कमर है, या मेरी कमर की तरह, जैसे हमने डिस्कस किया कि बोन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, आपके जॉइंट्स हैं, नर्व्स हैं, मसल्स हैं, मल्टीपल चीजें हैं जिससे पेन आ सकता है। लेकिन ये खराब कैसे होता है? मोस्ट कॉमन पुअर पोस्चर। हम कैसे बैठ रहे हैं, हमने कैसे बैठ के, हम घर पे काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कल्चर के चलते हुए आजकल हम घर पे किस तरीके से बैठे हुए हैं, और हम ऑफिस में कैसे बैठते हैं, हम कैसे खड़े रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, लैक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गई है अभी के टाइम पे। तो अगर वर्क फ्रॉम होम कल्चर के चलते हुए या लॉकडाउन के चलते हुए ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फिजिकल एक्टिविटी है। लैक ऑफ एक्सरसाइज बहुत बड़ा कारण है आपके बैक पेन होने का, कमर दर्द होने का। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कारण। सर्वाइकल बोल दीजिए या लंबर बोल दीजिए, शियाटिका बोल लीजिए। फिर कुछ चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है, कि मोच आ गई जिसको हम स्ट्रेन्स या स्प्रेन्स कहते हैं। इसके अलावा कुछ एक चीजें हैं जिसको हम स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं, जो नॉर्मल वियर एंड टियर के साथ में एज में होता है, कि आपके जॉइंट्स खराब होने के कारण आपकी वर्टिब्रा स्लिप होने लग जाए, आपके स्पाइन के जॉइंट्स खराब होने लग जाए, आपकी जो बोनी कैनाल है वो नैरो होने लग जाए, जिसको हम स्टेनोसिस कहते हैं। तो आपके जो नर्व्स हैं, वो जो नर्व का कैनाल है वो धीरे धीरे श्रिंक होने लग जाए। नाउ श्रिंकिंग ऑफ द नर्व्स कॉजेस एकदम क्रैम्पिंग होने लगती है नर्व्स की, पेशेंट्स को चलने
में प्रॉब्लम आने, 200 मीटर, 250 मीटर, 100 मीटर, और फिर एक की स्थिति ऐसी आती है कि वो उठ के बाथरूम तक नहीं जा पाते हैं। इसको हम स्टेनोसिस कहते हैं, इसको टाइटनेस ऑफ नर्व्स कहा जाता है। देन डॉक्टर गौरव, कैन यू आर हियरिंग देम? या वी कैन हियर यू। तो कमर दर्द जब आपको होता है तो आप आपकी मदद कैसे करें, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। डॉक्टर गौरव ने क्वेश्चन पूछा था कि पेन किलर्स, हाउ कैन पेन किलर्स हेल्प यू? पेन किलर्स जो है वो सिंपल, आपको कमर दर्द है तो आप क्या करें, ओवर द काउंटर पेन किलर्स जो मिलती हैं वो ठीक है कि आपने क्रोसिन पैरासिटामोल ले लिया, लेकिन इंडिया में एक बहुत कॉमन चीज है, आपने एक दवाई का नाम सुना होगा कॉम्बीफ्लेम, या मल्टीपल दवाइयां, ऐसी दवाइयां हैं जो आपको ओवर द काउंटर केमिस्ट दे देता है। उनमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये दवाइयां नॉर्मली डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं दी जानी चाहिए, लीगली और मेडिको लीगली ऑल्सो। उसका कारण आप अगर दवाई का पलट के देखें तो उसमें शेड्यूल एच ड्रग लिखा रहता है। शेड्यूल एच ड्रग मतलब कि वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को आपको नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उसके सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वो साइड इफेक्ट्स जब आपको डॉक्टर लिखते हैं तो या तो डॉक्टर आपको समझाते हैं, उनकी मॉरल, एथिकल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, लेकिन अगर आप केमिस्ट से लेते हैं तो केमिस्ट की कोई मॉरल, लीगल, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैंने कितने पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो पेन किलर्स रेगुलरली खाते रहते हैं केमिस्ट से ले लेके, और फिर फाइनली किडनी का प्रॉब्लम लेके आते हैं, उनको हेपेटिक फेलियर होता है, गैस्ट्राइटिस की, अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है, बैक एक का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है क्योंकि उनको कारण पता नहीं पड़ पाता, पर पेन किलर्स लेते लेते दे डेवलप न्यू प्रॉब्लम्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डॉक्टरी सलाह से पेन किलर्स लें। रेगुलर एक्सरसाइज कर, सिंपल एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो वॉक करिए। आप सबके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में आपको पता है कि रोज मेरे 10,000 मिनिमम कदम होने चाहिए। वर्क में जो हम घूमते फिरते हैं वो कदम वो दोज आर एक्सक्लूडेड। हमारे ऑफिस में हमने ज्यादा चल लिया, वो दोज आर एक्सक्लूडेड, उनको आप अपने वर्क में काउंट मत करिए। आप मॉर्निंग वॉक करिए, आप इवनिंग वॉक करिए, योगा करिए, स्विमिंग कर सकते हैं स्विमिंग करिए, इट इज अ वंडरफुल एक्सरसाइज फॉर योर बैक इफ यू कैन डू इट। जो भी आप किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज करिए, अपने स्पाइन को लचीला रखिए। तो दूसरा, अपना वेट चेक में रखिए, अपने पोस्चर को रेगुलरली चेक करते रहिए। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या सही तरीका है क्या गलत तरीका है, छोटे से स्लाइड्स में। अपने पोस्चर को रेगुलरली चेक करते रहिए। दिस इज अ मेंटल एक्सरसाइज विच यू हैव टू डू। अगर आपने 3-4 महीने कर लिया, देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो आपको ये ऐसा नहीं लगेगा कि ये मेरे को रोज करना पड़ रहा है, ये इलाज का कोई हिस्सा है, ये आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। जैसे कई लोग सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डेवलप दोस इंपॉर्टेंट हैबिट्स। चीजों को सही ढंग से उठाना, लिफ्ट थिंग्स करेक्टली, अपने वेट का ध्यान रखना। एडल्ट मेल्स में आपने देखा है पॉट बेली होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे आ जाती है, उससे स्पाइन को बहुत ज्यादा आगे झुकने पड़ती है, तो स्पाइन को काफी हेल्प लगती है मसल्स की स्पाइन को सीधा करने में। कुछ दिनों में बैक पेन चालू हो जाता है और स्पाइन की प्रॉब्लम चालू होती है। फीमेल्स हैव अ टेंडेंसी टू गेन वेट इन द लोअर एब्डोमेन, पेल्विस के आसपास। अगेन उस पर स्पाइन के लोअर पार्ट पे काफी वेट पड़ने लगता है, और वो वेट आगे जाके स्पाइनल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट होता है, जिसमें हम स्लिपिंग ऑफ बोन, स्टेनोसिस और ये सारी चीजों में होती है। Stay at work if possible. Now, whenever I give this talk, HR people are very happy to hear that. आजकल जो नई स्टडी आई है वो ये कहती है कि आपको ज्यादा आराम नहीं करना है। 1 or 2 days is okay if it is a severe pain. There is a vicious cycle. When you are in pain, you are in depression. When you are in depression, then you tend to rest. When you tend to rest, your pain aggravates क्योंकि spinal activity या लचीलापन खत्म हो रहा है, stiffness आ रही है, and this vicious cycle goes on. सो आजकल जो करंट डिक्टम हम लोग एज एन स्पाइन स्पेशलिस्ट बोलते हैं कि जब तक हो सके वर्क पे रहिए, लाइट ड्यूटी कर लीजिए, वर्क अपने एर्गोनॉमिक्स चेक कर लीजिए, मतलब कि आप किस तरीके से बैठ रहे हैं, आपको लंबा सपोर्ट चाहिए, आपको बीच बीच में उठ के जाना है, ये सारी चीजें कर लीजिए, ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। बट इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू स्टे एट वर्क वेन एवर पॉसिबल एंड ऑलवेज कीप पॉजिटिव। जैसे मैंने आपको बताया कि पेन और डिप्रेशन आपस में साथ साथ चलते हैं। इफ यू आर इन सीवियर पेन, आप पेन किलर्स ले रहे हैं, आपका पेन ठीक नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली देयर इज अ डिप्रेशन। डिप्रेशन होने से स्पेशल केमिकल्स निकलते हैं ब्रेन में जो पेन थ्रेशोल्ड को और लो कर देते हैं, मतलब कि आपको दर्द ज्यादा फील होता है। आपको दर्द ज्यादा फील होता है तो ऑब्वियसली डिप्रेशन भी बढ़ता है। तो ये एक विशियस साइकिल है जो चलती जाती है। कई बार हमने पेशेंट्स को, ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो सीवियरली डिप्रेस्ड हैं और बैक पेन के साथ आए, हमने डिप्रेशन ठीक किया, उनका बैक पेन मोर देन 50% इंप्रूव हो जाता है। सो ऑलवेज कीप पॉजिटिव बिकॉज बैक पेन इज ट्रीटेबल एंड इट इज क्योरेबल, इट इज प्रिवेंटेड, यू कैन प्रिवेंट इट ऑल्सो। नाउ सिंपल, अब मैं फटाफट आपको बताऊंगा क्या गलत है क्या सही है, ये हमारे को पता है। दिस इज द राइट वे ऑफ लिफ्टिंग कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट, दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट।
राइट वे क्यों है? क्योंकि हमारी स्पाइन इसमें सीधी है। हमारा जो वेट है इस पूरे ऑब्जेक्ट का, जो भी हम सामान उठा रहे हैं, हमारा वेट, हमारे जॉइंट्स, हमारा एंकल, हमारी नी, हमारा पेल्विस, ये सारे के सारे मसल ग्रुप्स हेल्प कर रहे हैं इस वजन को उठाने में। सो ये सही तरीका है किसी भी वजन को उठाने का, ये गलत तरीका है, क्योंकि यहाँ सारा का सारा वजन आपके स्पाइन पे आ रहा है, आपके सारे जॉइंट स्ट्रेट है, पूरा का पूरा वजन आपका स्पाइन पे आएगा। तो एक ऐसा फलक्रम एक्ट करता है। तो जब भी ये टेंडेंसी होती है चीजें उठाने की, ये बहुत कॉमन है। सो ये चेंज करना है कि मैं सही तरीके से उठा रहा हूँ कि नहीं चीजें, मैं चीज कहीं गलत तरीके से तो नहीं उठा रहा हूँ। आपने गलत उठा ली तो आपको ध्यान आएगा कि नहीं, आगे से मैं सही उठाऊं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भारी चीजों को और जो जमीन पे रखी हुई चीजें, उनको उठाने का सही तरीका क्या है। ना पुश वर्सेस पुल। अगर कोई भी हैवी चीज है, जैसे घर में वॉशिंग मशीन है, या आप फर्नीचर मूव कर रहे हैं, या आप अपना ऑफिस का फर्नीचर मूव कर रहे हैं, या फोटो का मूव कर रहे हैं, तो क्या उसको धक्का देना चाहिए? ये उसको पुल करके, अगर आप उसको मूव करना है तो उसको अपनी तरफ खींचना चाहिए। तो इसमें सही तरीका क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सही तरीका है कि उसको पुश करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि जब आप चीजों को पुल करते हैं तो आप उनका वेट अपनी स्पाइन पे डाल रहे हैं, अपनी बॉडी पे डाल रहे हैं। योर बॉडी हैज टू वर्क एक्स्ट्रा टू पुल दैट थिंग। लेकिन जब आप पुश कर रहे होते हैं तो आप अपना वजन किसी चीज पे डालते हैं। तो हमारी मसल्स को कम काम करना पड़ता है, हमारे को वेट ट्रांसमिशन करना है, ना कि हमारे को वेट एक्स्ट्रा खींचना है अपनी तरफ, उससे ज्यादा स्ट्रेन आता है। सो हमेशा व्हेनेवर यू आर पुशिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट, मेक श्योर दैट यू पुश इट, यू डू नॉट पुल इट। दिस इज वेरी कॉमन। बच्चों में आप आजकल सर्वाइकल का प्रॉब्लम, शोल्डर्स का प्रॉब्लम बहुत आता है। स्पेशली टीनेजर्स कम टू अस विद वेरी सर्वाइकल का प्रॉब्लम, शोल्डर में पेन होता है। उसका सिंपल रीजन होता है कि हम बैकपैक ऐसा टांगते हैं। नाउ इट इज अ absolutely wrong method of hanging the bag, school bags. आप मोटरसाइकिल पे आप देख लेंगे लोग बाग एक तरफ टांग करके चलाते हैं। इनको विद इन फ्यू मंथ्स सर्वाइकल का प्रॉब्लम चालू हो जाता है, थोरेसिक लंबर स्पाइन का प्रॉब्लम चालू हो जाता है, क्योंकि नेचर ने आपको सिमेट्रिकल बनाया है, आपके राइट और लेफ्ट बिल्कुल सिमेट्रिकल बनाए हुए हैं। तो आप कोशिश करें कि आप वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिकल करें। सो दिस इज द राइट वे ऑफ वियरिंग द बैकपैक। जब भी ऊपर से भारी चीजों को उठाना है, आपकी हाइट से ऊपर की चीजें को उठाना है, तो हमेशा ध्यान रखें ये तरीका गलत है। हमेशा एक स्टूल होना चाहिए जिसपे आप चढ़ के उठाएं, ताकि आपके हैंड्स जो है वो बेंड रहे, सीधे नहीं रहे। हैंड्स बेंड होने से फायदा ये है कि आपका वेट ट्रांसमिशन आपके जॉइंट्स पे आ रहा है, स्पाइन पे कम वेट आ रहा है, दूसरा आपका हेड भी प्रोटेक्टेड रहता है ताकि चीजें गिरें। सो व्हेनेवर यू आर लिफ्टिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट अबव, जो आपके हाइट के ऊपर है, मेक श्योर कि आपके हाथ बेंड हो, आपके हाथ स्ट्रेट नहीं हो उठाते समय, नहीं तो स्पाइन पे पूरा वेट का ट्रांसमिशन होता है। अगेन बैलेंस योर बर्डन, जो कि हमने बताया कि नेचर हैज मेड यू सिमेट्रिकल। आपका लेफ्ट हाफ भी उतना ही वेट ट्रांसमिट करेगा जितना राइट हाफ। नेचर ने आपको इस तरीके से बनाया है, लेकिन अगर आप अपना वेट डिस्ट्रीब्यूट एक तरफ कर देंगे तो ऑब्वियसली उस तरफ ज्यादा स्ट्रेन आएगा और आपको बैक पेन की प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगी। ये एक बार में नहीं होंगी, एक बार में आपको मोच या स्ट्रेन आ सकता है, लेकिन अगर ये आपकी कंटिन्यूस लाइफस्टाइल बनी हुई है तो इवेंचुअली दैट विल कॉज यू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। जो लोग लंबे समय तक खड़े रहते हैं, उसमें हम लोग भी शामिल हैं, जो सर्जरीज करनी पड़ती है, लंबे समय तक खड़े रहते हैं, तो उसमें हमेशा एडवाइस रहती है कि अपने वेट को एक पैर से दूसरे पैर पर ट्रांसमिट करते रहें। बिल्कुल सीधा स्ट्रेट नहीं खड़े रहना चाहिए, अवॉइड करें सीधा स्ट्रेट खड़े होना। अगर आपके पास एक छोटा सा स्टूल है तो उसको रख लें, ताकि एक पैर की मसल्स रिलैक्स रहे, फिर दूसरे पैर पे जाएं, ताकि आपका वेट ट्रांसमिशन एक से दूसरे पैर पे कंटिन्यूस होता रहे। नहीं तो आपकी दोनों राइट और लेफ्ट की मसल्स बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होके दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रहेंगी सिंगल टाइम पे। और अगर आपकी लाइफस्टाइल ही है कि आपको लंबे समय तक खड़े होकर काम करना पड़ता है, तो इवेंचुअली आपको बैक पेन चालू हो जाएगा, और वो पेन होता है, फिर उसके लिए फिजियोथेरेपी और ये सारी चीजें करनी पड़ती है। इसका सिंपल है कि एक को रिलैक्स करें, एक को वो करें, तो यूज देम अल्टरनेटिवली इन लॉन्ग आवर्स। नाउ ये हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ क्लीनिंग होती है, इंडिया में होती है, आपने देखा होगा कि फीमेल्स को स्पेशली, या जो वर्कर्स होते हैं वो बैठ के झाड़ू लगाते हैं या पोंछा लगाते हैं, या अपनी कमर को आगे झुका के जो करते हैं, उस पर पूरा का पूरा स्ट्रेन बैक पे आता है। और आप देखेंगे कि आप आधे घंटे भी नहीं उस चीज को कर सकते हैं, आधे घंटे बाद आप सीधे होंगे तो आपको कमर में सीवियर पेन होने लग जाएगा। उसका सीधा रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपका पूरा वजन जो है वो यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है, या इस एरिया में। तो जब भी कोशिश रहे कि आपकी स्पाइन सीधी रहे, ये दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग अ मॉप। अगर हो सके तो ये डंडे वाला मॉप, दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू फॉर योर स्पाइन। जमीन पे बैठ के चीजों को करना अवॉइड करें।
भारी वजन उठाना बिल्कुल सीधे आके बेंड होके अवॉइड करें। कोशिश करें कि आपके जॉइंट्स, आपके पैर, आपके हाथ, आपके इनके जॉइंट्स की मसल्स को यूज करें वेट को अपने बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। नहीं तो पूरा वजन अगर स्पाइन पे आएगा तो आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। जो लोग रेगुलर कार में ट्रेवल करते हैं, कार से निकलने बैठने में भी ये सिंपल चीजें हैं, मैं भी कई बार भूल जाता हूँ, लेकिन फिर मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ। तो इट इज बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ, हैबिट हो जाती है, धीरे धीरे आदत हो जाती है, तो फिर आपको पता नहीं पड़ता है। तो आप बैठ के अपने आप को टर्न करके अंदर लेके जाएं। आप जैसे हम कार में घुसते हैं, जो पुश होके अंदर जाते हैं, स्पेशली जो लोअर कार्स होती है, नीचे पुश होके फिर उससे निकलते समय भी हम उसी तरह से निकलते हैं। ये अगर आप रेगुलर, आपका ऐसा ऐसा जॉब है कि आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो देयर इज वे ऑफ सिटिंग इट एंड देन आप रोटेट होके अंदर जाइए कार में, फिर बाहर आ जाइए। सो अगेन द होल आइडिया इज टू कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। आप जितना स्ट्रेट अपनी स्पाइन को रखेंगे, रिलैक्स रखेंगे, कार में आपके लंबर सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी कार में लंबर सपोर्ट नहीं है तो पीछे एक तकिया लगा लीजिए, ताकि जो आपके स्पाइन का नेचुरल कर्वेचर है वो मेंटेन रहे। अगर आपकी लॉन्ग ड्राइविंग आवर्स है, आपको 1-1 घंटा ड्राइव करना पड़ता है, तो आपको कुछ दिनों में कमर दर्द चालू हो जाएगा। जो लोग ऑफिस में बैठते हैं, कंटिन्यूस वर्क करते हैं, उनके लिए सिटिंग इन ऑफिस, सही तरीका ऑफिस में बैठने का क्या है, ये मेरे से हर बार पूछा जाता है कि मैं सही तरीके से ऑफिस में कैसे बैठूं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने हिप्स को देखिए। आपकी हिप्स और नीज या तो एक लेवल पे होनी चाहिए, या पैर के नीचे, आपके फीट के नीचे एक स्टूल छोटा सा या फुट रेस्ट होना चाहिए, ताकि आपकी नीज थोड़ी सी ऊपर हो आपकी हिप्स के। अगर आपकी नीज नीचे है और हिप्स ऊपर है, तो वो स्ट्रेन डालेगा बैक की स्पाइन मसल्स पे, और आपको बैक पेन चालू हो जाएगा कुछ दिनों में। कंफर्टेबल चेयर होनी चाहिए, हमेशा पीछे सट के बैठे चेयर से। जो हम आगे झुक के बैठते हैं, बीच में गैप रह जाता है चेयर के बेस और उस पे, वो गैप हमेशा बहुत खतरनाक रहता है। तो कोशिश करें कि आपके जो बटक्स या आपका जो लोअर बैक है, वो हमेशा चेयर के बैक रेस्ट पे टच होता रहे। चेयर में लंबर सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। ऑफिस चेयर्स में अर्गोनॉमिक चेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू हैव लंबर सपोर्ट। नहीं है तो खरीद के लंबर सपोर्ट लगाएं। हमेशा कोशिश करें कि 20-25 मिनट से ज्यादा एक पोस्चर में नहीं बैठे, नहीं तो मसल्स स्पाज्म में जाती हैं। उठें, घूमें फिरें, 5-10 मिनट का ब्रेक लें, फिर आके बैठ जाएं। Don't sit at a stretch for more than 30 minutes is usually not advisable. 20-25 minutes is maximum, and उसके बाद में उठ के frequent breaks लेते रहिए। जिनको बैक एक की प्रॉब्लम है, जब वो सोते हैं, अगर वो साइड में सो रहे हैं, तो पिलो यूज करिए नीज के बीच में। उससे इंपॉर्टेंट सबसे पहले आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, आपकी स्पाइन टेढ़ी मेढ़ी कर्व नहीं होगी। सो यूज पिलोज इन बिटवीन नीज अगर आप करवट लेके सो रहे हैं। अगर आप सीधे सो रहे हैं और आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम है, आपको बैक में दर्द हो रहा है, आप लंबे समय ट्रैवल करके आए हैं, तो वो उसी तकिए को घुटने के नीचे लगा लीजिए, या तो घुटने के बीच में या घुटने के नीचे, ऐसा कि थोड़े से बैंड रहे। इससे आपकी बैक रिलैक्स हो जाती है। आपने देखा होगा कि अगर आप स्ट्रेट जमीन पर लेटेंगे, बिल्कुल पैर सीधा करके, थोड़ी देर में आपको कमर में दर्द होने लगता है। उसका रीजन ये है कि कमर एकदम स्ट्रेच हो जाती है। उसको रिलैक्स करने के लिए आपको घुटने ये लगाना जरूरी है। पिलो एक लगा लेंगे, आपको काफी रिलीफ मिलेगा। अब मेरे को कमर दर्द है, तो मैं इस सब करने के बावजूद भी, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा करने के बाद भी, सारी चीजों के बाद भी मेरा कमर दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो मेरे को डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? कमर दर्द चालू होते से ही, या कुछ दिन रुक के? तो अगर आपका दर्द सीवियर है, इतना सीवियर है कि असहनीय है, आप बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, आपको चलने फिरने में तकलीफ हो रही है, आपको आगे बेंड होने में तकलीफ हो रही है, या फिर आपका कमर दर्द बना हुआ है और वो धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, या सीवियर पेन सडनली आया है, या धीरे धीरे प्रोग्रेसिव पेन है जो 1-2 हफ्ते बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, या ठीक होने का कोई संकेत नहीं दे रहा है, ऐसे में आपको डॉक्टर्स को मिलना चाहिए अपने। अगर आपका पेन आपकी डेली एक्टिविटीज को अफेक्ट कर रहा है, आप ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं, आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, आप आपके रेगुलर एक्टिविटीज नहीं, आप अपने लैपटॉप पे काम नहीं कर पा रहे हैं सर्वाइकल की प्रॉब्लम के कारण, आपको पैरों में दर्द, शियाटिका हो रहा है, आपको पैर रगड़ने पड़ रहे हैं, ऐसी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आपको डॉक्टर्स को तुरंत दिखाना चाहिए। ना कुछ एक चीजें होती हैं जो बोलते हैं रेड फ्लैग साइंस या कार्डियक, हम उनको बोलते हैं, वो डेंजर साइंस होते हैं, जो बहुत कम परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में होते हैं, स्पेशली जिनको स्लिप डिस्क रहती है, उनको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो कोई भी अगर स्लिप डिस्क के पेशेंट ये सुन रहे हैं, तो इन चीजों का स्पेशल ध्यान रखें, ये बहुत ही रेयर होता है। लेकिन अगर आपको स्लिप डिस्क, कमर दर्द और शियाटिका के साथ में यूरिन करने में प्रॉब्लम आने लग जाए, कंट्रोल यूरिन का चला जाए, यूरिन रिटेंशन हो जाए, जो हम सैडल, जिसको हम बैठक का एरिया कहते हैं, और या जो जेनाइटल रीजन होता है, वहां पे नमनेस आने लग जाए, आपको ब्लैडर बाउल का कंट्रोल, कॉन्स्टिपेशन होने लग जाए, या आपके पैर वीक होने लग जाए, आपको चलते चलते पैर रगड़ना पड़ रहा है, या आपको लोग बाग बोल रहे हैं कि आप लंगड़ा के चलने लग गए हैं, या आपके फुट ड्रॉप हो गया है,
ऐसा कुछ भी होता है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है। यू शुड नॉट वेट, इवन अगर आपको ये तुरंत रात को हो रहा है तो यू शुड नॉट इवन वेट फॉर द नाइट कि ओवर होके हम सुबह दिखाएंगे। कई बार सीवियर केसेस में स्लिप डिस्क, मेजर स्लिप डिस्क होने के कारण नर्व्स में डैमेज होने लगता है, और वो तुरंत 24 आवर्स में अगर सर्जरी करके हटा देते हैं तो पेशेंट्स फुली रिकवर कर जाते हैं, नहीं तो कई बार रिकवरी पूरी नहीं हो पाती, तो ये सिम्टम्स हमेशा रह जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी हो, ये बहुत रेयर है, 2% ऑफ पॉपुलेशन में होता है जिनको स्लिप डिस्क होता है, उनमें केवल। लेकिन जब भी ऐसा कुछ हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुरंत किसी हॉस्पिटल की इमरजेंसी जाए या तुरंत अपने डॉक्टर से फोन लगा के बात करें। अब बैक पेन हमारे लिए जब पेशेंट्स आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे पास मैक्सिमम पेशेंट्स एक्सरे करा के आते हैं, कि आप जाते हैं फिजिशियंस आपके एक्सरे करा के आपके पास बोलते हैं कि एक्सरे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेडिसिन खाइए ठीक रहेगा। सो एक्सरे, क्या एक्सरे पहली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जब मेरे से मैं बोलता हूँ कि आप एमआरआई कराइए, सबसे पहले मेरे से बोलते हैं सर ये एक्सरे तो है ठीक है, इसमें मेरे को एमआरआई की क्या जरूरत है? उसमें हमको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये इन्वेस्टिगेशंस अलग अलग हैं, एक्सरे अलग है, सीटी अलग है, एमआरआई अलग है, इन सब की वैल्यू अलग है, ये सब लोग अलग अलग चीजें देते हैं हमारे को, अलग अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो एक्सरे की क्या जरूरत है मेरे को? यहाँ अगर आपको चोट लगी है, आपको पहले से आपकी बोन्स में स्पॉन्डाइलोसिस की प्रॉब्लम है, तो आपको एक्सरे कराने की जरूरत है, जिसमें हम फ्रैक्चर या स्लिप वर्टेब्रा का स्लिप, जब बोन की चीजें देखने के लिए हम एक्सरे करा सकते हैं। लेकिन एक्सरे हमारे को नर्व्स के बारे में नहीं बताता, हमारे को डिस्क के बारे में नहीं बताता है, मसल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। और स्पेशली फीमेल्स, यंग फीमेल्स जो रिप्रोडक्टिव एज में है, मतलब कि जो यंग फीमेल्स हैं, उनको हम एक्सरेज अवॉइड करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पेन आपके लोअर बैक में होता है, वहीं पे आपकी ओवरीज है, वहीं पे आपके जेनिटल ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनमें रेडिएशन एक्सपोजर होता है, तो वी टेंड टू अवॉइड एक्सरेज एज मच एज पॉसिबल। सो यस, एक्सरेज हर किसी को जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ एक स्पेशल टेस्ट है, वो अगर आपको जरूरत होगी तो ही होगा, और मुश्किल से 5 या 10% ऐसे पेशेंट्स होते हैं बैक पेन के जिनको सीटी, एमआरआई या आगे ब्लड टेस्ट की जरूरत होती है। ट्रीटमेंट, बैक पेन के जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस होती हैं कि बैक पेन, क्या हर बैक पेन को सर्जरी की जरूरत पड़ती है, क्या हर बैक पेन को फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, क्या बैक पेन घर पे ठीक किया जा सकता है? आंसर है यस, इट कैन। यू कैन मैनेज बैक पेन एट होम, प्रोवाइडेड कि आपका पेन मैकेनिकल हो, मतलब कि कोई नर्व की कंप्रेशन के कारण नहीं हो, बोन स्लिप होने के कारण नहीं हो। एक नाइस बॉडी है यूके की, जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर एंड एक्सीलेंस कहते हैं। नाइस जो है ये स्पेसिफिक बॉडी है, इसने जो एक गाइडलाइंस दी हुई है, उस गाइडलाइंस के मुताबिक कुछ एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज करने से, मैनुअल थेरेपी जिसको हम एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर या अपनी भाषा में, या मसाज, कैरोप्रैक्टर्स होते हैं जो स्पेशल थेरेपीज देते हैं। उसके बाद कंबाइंड साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल थेरेपी, मतलब फिजिकल थेरेपी जो हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल मतलब कि पेशेंट काउंसलिंग, कि आपको वर्क पे जाना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए, दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिसिन जो आप ओवर द काउंटर लेते हैं, इसके अलावा जो आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है किसी भी बैक पेन का, एंड मैक्सिमम पेशेंट्स रिस्पॉन्ड टू दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। अप टू 80 to 90% ऑफ पेशेंट्स को इन चीजों से आराम पड़ जाता है। करीबन 10% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको इसके आगे की जरूरत पड़ती है। तो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? मेडिसिन के बाद एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, इसके बाद में क्या कर सकते हैं? देन वी हैव ऑप्शंस ऑफ इंजेक्शंस एंड सर्जरीज। ये डिपेंड करता है कि आपका पेन सर्जिकल है कि नहीं। आपका पेन इंजेक्शन थेरेपी करते हैं, प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स गेट बैक बेटर। कुछ एक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। नाउ ये सर्जरी सिंपल एक एंडोस्कोप डाल के डिस्क भी निकाल सकते हैं, और दूसरा मेजर स्पाइनल फिक्सेशंस भी करनी पड़ती है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपका पेन किस कारण से आ रहा है, उस कारण को ठीक करना जरूरी है, तो वो उसके लिए अलग अलग सर्जरीज होती हैं स्पाइन की। कुछ एक मिथ्स हैं, अब मैं लास्ट में बस ये बताना चाहूंगा, कुछ एक मिथ्स हैं जो बैक पेन को लेके हैं, कि ये भ्रांतियां हैं जिसको हम कहते हैं, कि ये एक गलत फहमियां हैं कि मैं बिस्तर पे लेटा रहूंगा तो मेरा कमर दर्द ठीक हो जाएगा। ये तब ठीक है जब आपको मोच आई हो या आपको स्ट्रेन हो, लेकिन आपका क्रोनिक पेन है जो चलता जा रहा है, बिस्तर पे लेटने से कई बार ज्यादा लंबा समय आराम करने से पेन बढ़ता है, क्योंकि आपकी मसल्स स्टिफ रहती हैं, और जब तक आप उनको स्ट्रेचिंग करके लचीला नहीं करेंगे तब तक आपको आराम नहीं पड़ता है। लंबर सपोर्ट या बेल्ट लगाने से लोगों को आराम पड़ता है, जो आप ओवर मेडिकल शॉप पे आप एक बेल्ट लगा के घूमते हैं, चलते हैं बिना डॉक्टरी सलाह के,
वो शुरुआत में अच्छा रहता है क्योंकि आपकी मसल स्पाज्म में है, उसने टाइटली बांध दिया तो वो मसल्स हिलेंगी नहीं, तो आपको दर्द में आराम रहेगा। लेकिन लंबे समय में वो मसल्स को स्टिफ कर देता है। जब वो स्टिफ कर देता है तो आपका कमर दर्द एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगता है। तो लंबर बेल्ट्स आर काउंटर प्रोडक्टिव, 1 या 2 दिन से ज्यादा उसको नहीं पहनना चाहिए। स्पेशल लेजर थेरेपी, अल्ट्रासाउंड, ट्रैक्शन, जो हम वजन टांगते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट टांगते हैं, टेंस मशीन, इनका ज्यादा रोल बैक पेन में आजकल रह नहीं गया है। जिनको रिलीफ है वो ठीक है, ले सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक लिटरेचर के हिसाब से ये कुछ एक चीजें हैं जो दे आर नॉट लाइक सॉल्यूशंस फॉर बैक पेन। दे कैन हेल्प यू बट दे आर नॉट लाइक परमानेंट सॉल्यूशंस फॉर बैक पेन। अब ये सेकंड क्वेश्चन होता है कि मेरे को क्या एक्सरसाइज करनी है, जब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्ट्रेचिंग किसी भी टाइप में, अगर आप योगा करते हैं तो योगा करिए, अगर आप स्ट्रेचिंग करते हैं स्ट्रेचिंग करिए, स्ट्रेंथनिंग कोर बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, कोई लोग स्क्वाट्स करते हैं, कुछ लोग सूर्य नमस्कार करते हैं। कोई भी फॉर्म में जिसमें आपकी स्पाइन को लचीला रखा जा सके वो करना चाहिए, आपके वेट को कंट्रोल किया जा सके वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। जब भी हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आपको थोड़ा दर्द होना लाजमी है, अगर आपको कमर दर्द ऑलरेडी है, जिसको हम कहते हैं कि हर्ट होता है। लेकिन हर्ट जो हमको थोड़ा सा हल्का फुल्का दर्द है, दैट इज ओके, क्योंकि वो मसल्स आपकी स्ट्रेच हो रही हैं। लेकिन बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर लिमिट अगर ज्यादा दर्द हो तो उस एक्सरसाइज को ऑब्वियसली अवॉइड करना पड़ता है और धीरे धीरे वर्कअप करना है। मैं जब भी फिजियोथेरेपी की सलाह देता हूँ या पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप एक्सरसाइज करिए या वॉकिंग करिए, अगर मैंने देखा है काफी पेशेंट्स ओवर एंथुजियास्टिकली सुबह भी वॉक करते हैं, शाम को भी वॉक करते हैं, कमर दर्द के साथ में कंटिन्यूस दिन में 3-3 बार वॉक करते हैं, इस उम्मीद में कि जल्दी दर्द ठीक हो जाएगा, बल्कि उनका दर्द बढ़ जाता है। उसका सिंपल रीजन है कि आपको ग्रेजुअली बिल्डअप करना है, आपको आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, आपको स्ट्रेचिंग करके मसल्स को लचीला बनाना है, आपको स्पाइन को लचीला बनाना है। ये एक दिन में संभव नहीं है या 3 दिन में संभव नहीं है। सो एक्सरसाइज शुड बी पार्ट ऑफ लाइफ। इसको हमको वीक्स करना पड़ता है, महीने करना पड़ता है रिजल्ट आने के लिए, और ग्रेजुअली बिल्डअप करना पड़ता है। अगर आप रेगुलर दौड़ते नहीं हैं तो डोंट एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू रन फॉर 5 किलोमीटर्स। मैं कुछ मीटर दौड़ूंगा, मैं फिर पैदल चलूंगा, मैं फिर हो सकता है थोड़ी देर दौड़ूं, या मेरे को अगर ब्रिस्क वॉकिंग करनी मैंने आज तक करी नहीं है तो पहले छोटा राउंड लगाइए, फिर अपनी एक्टिविटी को धीरे 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 कुछ दिनों में बढ़ाते रहिए, देन यू विल सी द डिफरेंस। आपको एक्सरसाइजेस की शीट्स हम देते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आपसे एक्सरसाइज करवाते हैं, वो भी सुपरवाइज एक्सरसाइजेस होती हैं जो करा सकते हैं, बट दे शुड बी सुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज्ड एक्सरसाइजेस स्पेशली यूट्यूब के टाइम पे आप जो एक्सरसाइज देख के करते हैं वो कई बार काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं। मैक्सिमम पेशेंट्स मेरे पास में बैक पेन या स्ट्रेचिंग लेके आते हैं कि वो हमने यूट्यूब पे देखा था, करा था, उसके बाद से बैक पेन चालू हो गया, स्पाज्म में मसल्स चली जाती हैं। So always use this kind of exercises under expert supervision or physiotherapist if you have back pain. Otherwise, आपको रेगुलर वर्कआउट करने के लिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए जो एक्सरसाइजेस हैं दोज आर ओके, बट अगर बैक पेन, आपको स्पेसिफिक बैक पेन है और आपको बैक पेन की एक्सरसाइज करनी है, ऑलवेज डू इट अंडर सुपरविजन। सर्जरी का रोल लास्ट में कब आता है? सर बहुत कम लोगों में सर्जरी का रोल आता है और ओवरऑल आउटकम सर्जरी का बहुत अच्छा होता है। वी विल डिस्कस इट फर्दर, लेकिन ये कुछ एक % पेशेंट्स में ही होता है। सारे बैक पेन के पेशेंट्स को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो कभी भी डॉक्टर के पास इस डर से नहीं जाए कि वो सर्जरी बोल देंगे। ओनली 5 to 10% ऑफ द पेशेंट्स रिक्वायर सर्जरी, और वो सर्जरी जरूरी होती है तभी आपको इंडिकेटेड होती है, नहीं तो 90% ऑफ पेशेंट्स में बैक पेन में सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। 90% पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं लेकिन वापस बैक पेन चालू हो जाता है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है, बैक पेन चालू वापस क्यों होता है आपको? क्योंकि आपको लगता है कि जो मैंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करा है वो ट्रीटमेंट है, कि मैं कमर दर्द का ट्रीटमेंट मेरा हो गया, मैं अपनी पुरानी लाइफस्टाइल पे वापस चला जाता हूं। जहां आपने ये सोचा आपका कमर दर्द वापस चला हो जाएगा, क्योंकि आपकी पुरानी लाइफस्टाइल वाज बैड, दैट्स व्हाई यू हैड बैक पेन। सो इफ यू हैव चेंज योर लाइफस्टाइल, यू हैव टू चेंज इट फॉर लाइफ। So it is very important कि you maintain a good lifestyle, exercise regularly, keep your weight in check, जो हमने सारी बातें करी हैं इसको रेगुलर रखें। नहीं तो बैक पेन का, रिलैप्स का या वापस आने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम उसको थेरेपी समझते हैं, हम उसको हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं समझते। जिनमें बैक पेन रह जाता है, ऑब्वियसली रिलैप्स होता है, उनमें 1/3 पेशेंट्स ही रिकवर कर पाते हैं फिर, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स लीड नॉर्मल लाइफ। और इमोशनल रिस्पॉन्स बैक पेन का बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन और वरी को हमको ठीक करना चाहिए, जैसे हमने बताया। सो बैक पेन से घबराने की जरूरत नहीं है, बैक पेन को प्रिवेंट किया जा सकता है, बैक पेन को क्योर किया जा सकता है। जहां पे भी सर्जरी की जरूरत हो, सर्जरी आजकल स्मॉल इंसिजन से भी पॉसिबल है, बड़े इंसिजन से भी पॉसिबल है। टेक्नोलॉजी इज एडवांस टू मच, देयर इज नथिंग टू वरी। आजकल स्पाइन सर्जरीज आर का रिस्क
किसी भी कॉमन अपेंडिक्स की सर्जरी, हर्निया की सर्जरी, इनफैक्ट कई बार उससे भी कम हो गया। तो लेकिन ये बहुत कम लोगों में होता है, बहुत कम लोगों में स्पाइन की सर्जरी की जरूरत पड़ती है। मैक्सिमम पेशेंट्स में स्पेशल एक्सरसाइजेस, मेडिसिन, फिजियोथेरेपी से हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर अनुराग। आई थिंक दैट वाज रियली रियली वेरी वेरी सिंपल और बहुत ही नॉलेजेबल था। बैक एक जो कि एक आई वुड से इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, जिसमें लोग सबसे ज्यादा यही करते हैं, वो पहले मिसयूज करते हैं पेन किलर्स को, फिर वो और बहुत सारी चीजें करते हैं, पर डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं सिर्फ इसी डर से कि सर्जरी कर देंगे। और बैक की सर्जरी से लोग इतना डरते हैं कि मैं बेड रिडन हो जाऊंगा, मेरी लाइफ सर्जरी के बाद क्या होगी, पता नहीं मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। तो इस पे थोड़ा सा द लास्ट 5-10 मिनट्स डॉक्टर साहब इस बारे में बताइए कि what are the new techniques of back surgery and how soon can the patient get back to normal? और ये प्रेजेंटेशन सर हटा देंगे तो then we can see you better. ओके, लेट्स सी। इसमें कुछ एक स्लाइड्स बैक सर्जरीज की भी दिखा सकते हैं, पर एनीवेज दिखा दीजिए, ठीक है, ओके। चलिए फटाफट बता दें। देखिए, आपकी सर्जरीज जो लार्जली डिपेंड करता है आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको सिंपल स्लिप डिस्क है, जो मैक्सिमम पेशेंट्स को, सर्जिकल पेशेंट्स को होती है, तो आजकल हम माइक्रोस्कोप या एंडोस्कोप से स्मॉल इंसिजन से उसको निकाल देते हैं, नेक्स्ट डे पेशेंट का डिस्चार्ज कर देते हैं। आजकल जो ये जो आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, और ये इसको एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि पेशेंट्स मेरे पास सबसे पहले आके पूछते हैं, जो सर्जिकल पेशेंट्स होते हैं, कि स्पाइन की सर्जरी करा ली तो फिर तो मैं बेड रिडन हो जाऊंगा, मैं चलूंगा ही नहीं, फिर कैसे होगा सब, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये ऐसा नहीं है। ये उस समय की बातें हैं जब हमारे पास में टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस नहीं थे, मेडिकल एक्सपर्टीज इतनी ज़्यादा नहीं थी कि बिना माइक्रोस्कोप के सर्जरी होती थी, एंडोस्कोप्स नहीं थे, न्यूरो नेविगेशन नहीं था, सियाम्स हमारे मतलब इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थे, एक्सपर्टीज नहीं थी, ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं थे। उस समय ये बात बोली जाती है, समझ में आता है। लेकिन आजकल स्पाइन सर्जरीज आर वेरी वेरी सेफ। आजकल एक समथिंग कॉल्ड एज की होल सर्जरी, जिसको मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कहते हैं, MIS सर्जरी कहते हैं। उसमें हम छोटे से ट्यूब डालते हैं आपकी बैक में, एक टाका आता है, कई बार उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है, उस ट्यूब के द्वारा हम लोग डिस्क निकाल देते हैं आपकी। माइक्रोस्कोप करते हैं, छोटे से इंसिजन से करते हैं, आप अंदर ही गलने वाले टाके लगते हैं, जो आपको आपको नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाते हैं। आपको बोलते हैं 5 दिन रेस्ट करिए, देन गो बैक टू वर्क। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, ये लंबर डिस्क herniation है। ये देखिए, ये डिस्क अंदर आई हुई है, पेशेंट को सीवियर पेन है, लेकिन ये सर्जरी के बाद का MRI है। इसमें आपको कहीं पे भी कोई हड्डी हटी हुई नहीं दिख रही है, कहीं पे भी कुछ नहीं दिख रहा है, और ये हम एंडोस्कोप से करते हैं। ये सिंपल छोटी सी ट्यूब से, ये मेरी फिंगर आप अगर आप देखेंगे तो ये इतनी सी ट्यूब है, इससे हमने डिस्क निकाल दी है, और फाइनली इतना सा इंसिजन आता है, पेशेंट नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाते हैं। हम डिस्क रिप्लेस कर देते हैं आजकल पेशेंट्स की, क्योंकि वो सेम लचीलापन जो डिस्क देता है, वो एथलीट्स हैं, यंग पेशेंट्स हैं, उनमें इट इज अ वेरी पॉपुलर सर्जरी। ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स होते हैं, यंग ओल्ड लेडीज हैं, 75 लेडीज हैं, 75 प्लस, 70 प्लस लेडीज हैं, 50 प्लस में भी आजकल देखा जा रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया और फ्रैक्चर हो गया, बोन कोलैप्स हो गई, इतना सीवियर पेन है कि वो बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं। हम केवल निडल डाल के, सिरिंज से केवल सीमेंट डाल देते हैं उसमें, और बोन की स्ट्रेंथ को वापस कर देते हैं। उसकी स्ट्रेंथ करने से पेशेंट्स नॉर्मली बहुत जल्दी वॉक करने लग जाते हैं, बैक पेन बहुत जल्दी इंप्रूव होता है ऐसे पेशेंट्स का। This is an example of a very 75-year-old lady fall in bathroom, osteoporosis, simple cement डाल के, इंजेक्शन डाल के, she was bedridden for 3 weeks when she came to me. So techniques have evolved massively. पहले ओपन सर्जरीज होती थी, हम इतनी बड़ी सर्जरी करके डिस्क स्क्रूज वगैरह लगाते थे बैक के प्रॉब्लम्स में। आजकल हम मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से सर्जरी करते हैं, जिसको हम की होल सर्जरी कहते हैं। तो इतने से कट से हम अंदर स्क्रूज डाल देते हैं, बिना किसी चीर फाड़ के, बिना किसी ब्लड लॉस के। जब भी इंडिकेटेड होता है, पेशेंट रिक्वायर्स, हम उसको हमेशा ये ऑप्शन देते हैं कि आप गो फॉर अ मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। उसका नेट आउटपुट ये सर्जरी के पहले इमीडिएट बाद का वीडियो है, या 3 हफ्ते बाद का वीडियो है। कोई नहीं बता सकता कि इस पेशेंट की बैक हुई है, मेजर बैक सर्जरी हुई है, जिसमें फिक्सेशन किया गया है स्क्रू और रॉड डाल के। और ये पेशेंट है, सर्जरी जिस दिन फोटो ली गई थी, उस दिन के बाद में ही इज वॉकिंग एब्सोल्युटली फाइन विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। We are using computer guidance nowadays. हम कंप्यूटर गाइडेंस से सर्जरीज कर रहे हैं, जिसमें एक्सरे एक्सपोजर कम होते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस काफी बढ़ गई है, कंप्यूटर हमको गाइड करता रहता है, हमारा नॉलेज भी इंक्रीज है। We have expert people who are handling these machines and all those things. So overall spine surgeries are relatively very very safe. वेरी 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 इंफॉर्मेटिव, और आपने फोटोज दिखा के चीजों को इतना सिंपल बना दिया है। एंड सो इट्स नोवेयर कि
बहुत डेंजरस है, हम बेड रिडन हो जाएंगे, फिर उठ ही नहीं पाएंगे, राइट, नॉर्मल लाइफ पे नहीं आ पाएंगे. एंड टुडे आई थिंक with the continuation of care at home with HCH, we also have a team of experts, whether it is nursing support, physiotherapy, rehabilitation. I'm very proud to say that HCH has CPD UK certified back pain specialists who are specially trained to work for these patients in back pain before surgery and after surgery. Dr. Nurag, we have already reached to more than 1,500 people during this webinar, out of which around 50 were live at any given point of time, and we have had 150 shares of this video. I know you are a very busy surgeon. You came out of a surgery and you're going back again to a surgery. Thanks for your time. Thanks for enlightening our viewers with such a brilliant and simplified version of backache. I wish that people take all the tips जो आपने बहुत अच्छे फोटोग्राफ से सिखाए और बैक पेन से बचें. पर अगर आपको बैक पेन हो रहा है और उसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो प्लीज अपने डॉक्टर को दिखाने से हिचके नहीं. अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो परमानेंटली बेड रिडन जरूर हो जाएंगे, पर अगर डॉक्टर के पास जाएंगे और टाइमली इलाज कराएंगे तो यू कैन गेट बैक टू नॉर्मल वेरी सून. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर. Thank you, doctor. Thank you all the participants for listening. Thank you.